नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है न्योता। ममता बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे तुम्हारे पहले बेटे की शादी है, अपने मायके वालों को बुलवाओ, वो भी तो देखें। जिस बेटी को उन्होंने 2 कपड़े में भेजा था, आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था अपने शहर में, उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। सरला जी अपनी बहू को बोल रही थी। ममता बोली, मम्मी जी, पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है, सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती हैं। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। ममता का पति संजय बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे मानता हूँ अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधा ज़्यादा मिलती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ममता चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मज़े ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, मायका कंगाल हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बहन को देखो कैसे ज़िंदगी जी रही है, उसे न्योता क्यों नहीं भेजते? बुलाओ उन लोगों को, मैं भी देखूँ उनकी शान। संजय बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और सही कहा तुमने, गीता के घर भी बोलना होगा। अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूँगा, वो फ़ोन कर देंगी। ममता नाराज होकर बैठ गई तो संजय बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है। हमारे बेटे की शादी है, 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए। हमारे बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं। अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर सोनम ममता की भाभी अपने ससुर राम बाबू से बोली, बाबूजी, ममता दीदी के घर से न्योता आया है, उनके छोटे बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी, जब से उसकी शानो शौकत बढ़ी, यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती है। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया, बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई? सोनम बोली, बाबूजी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। क्या बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती? अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि भाभी ने रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूँगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। सोनम के पति महेश दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना सोनम के बस की बात नहीं थी। उसने अपना पुराना सोने का मांग टीका को साफ करवाया और बाजार से 3 साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननद के घर पहुंची। रात में समारोह था। सोनम ने तोहफा राम बाबू के हाथों से ननद को दिलवाया। ममता तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज़ में बोली, बाबूजी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ? मैंने बहू के लिए सब ले लिया, बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। सरला जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है, ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। ममता की ननद गीता साड़ी लेते हुए बोली, भाभी, ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई भी चीज़ महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। ममता बोली, गीता दीदी, अगर आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते हैं। राम बाबू बहू का चेहरा देख रहे थे। सोनम धीरे से बोली, बाबूजी,
बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी गीता राम बाबू से बोली, बाबूजी, पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, कल आपके पास था, आज इनके पास है, न जाने कल किसके पास रहेगा। गीता की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण गीता की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिला, और गीता के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। राम बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था, तो सोनम ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीज़ों को देखकर लालायित हो रहे थे। कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फोटो खिंचवाने का समय आया, ममता की सास बोली, अरे बहू, मायके वालों को तो आगे लाओ। ममता धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती। यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही राम बाबू और सोनम के बच्चे आगे आने लगे, ममता बोली, बाबूजी, किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहन कर आ गए हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फोटो में आप कैसे आएंगे। भाभी, इन बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम और चाट नूडल्स खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, ताकि तस्वीरों में ना आ सकें, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राम बाबू का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। सोनम का पति बोला, हाँ सोनम, चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा। ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे, तभी ममता की ननद गीता आई और बोली, बाबूजी, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए। घर पहुँचने में आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है। दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है। फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ। आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। सोनम दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। सोनम का पति ऑटो लेने के लिए गए, तभी वहाँ ममता आई और बोली, क्या हुआ, आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसलिए आपका यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। सोनम बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। सरला जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे, जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास। ममता भी आश्चर्य से देखी तो सरला जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है, लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं। गीता कुछ बोलती उससे पहले ही ममता के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। सोनम के सब्र का बांध टूट गया। उसके ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दी और बोली, ननद रानी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता है। जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, उसे आपने सहारे की जगह सरेआम रुसवा होते हुए देख रही हैं। ममता बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वहीं गीता बोली, भाभी, ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे, ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं। जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती, तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेंगी। राम बाबू सोनम से बोले, बहू, अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। ममता बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सोनम बोली, ननद रानी, मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप
जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसे सरेआम रुसवा किया। सोनम बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उनके साथ रहेगी। तभी सोनम के पति आए और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। गीता सबके सामने ममता और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी। आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते ख़त्म करती हूँ। इतना कहकर गीता अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता। गीता और सोनम ने ममता के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार ममता के परिवार पर जब पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जा बसा था और छोटे बेटे बहू ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर ममता को एक वृद्धाश्रम में डाल दिया था। अब ममता की ज़िंदगी वृद्धाश्रम में कट रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।